हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम सीआरपीसी के चैप्टर 25 देखेंगे, विकृत चित्त अभियुक्त व्यक्ति के बारे में उपबंध, प्रोविजंस एज टू एक्यूज पर्संस ऑफ अनसाउंड माइंड। इसमें हम सेक्शन 328 से लेकर सेक्शन 339 तक के प्रोविजंस को देखेंगे। हम सेक्शन 328 देखेंगे, अभियुक्त के पागल होने की दशा में प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब इंक्वायरी करने वाला मजिस्ट्रेट को यह विश्वास होता है या विश्वास करने का कारण होता है कि जिसके विरुद्ध में इंक्वायरी की जा रही है वो अनसाउंड माइंड वाला व्यक्ति है, तो ऐसे में उसकी सेल्फ डिफेंस करने की वो कैपेबल नहीं है, तब मजिस्ट्रेट उस अनसाउंड व्यक्ति के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा और ऐसे व्यक्ति का एग्जामिनेशन जो है उस डिस्ट्रिक्ट के सिविल सर्जन के द्वारा या फिर ऐसे किसी मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा कराया जाएगा जिसे स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डायरेक्ट किया गया है। फिर ऐसे सिविल सर्जन और या जो भी अन्य ऑफिसर्स है उसे विटनेस के तौर पर उसका एग्जामिनेशन किया जाएगा और जो भी एग्जामिनेशन किया जाएगा उसका रिपोर्ट तैयार किया जाएगा। सेक्शन के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत यदि सिविल सर्जन का ये कंक्लूजन निकलता है कि जो एक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में उस पर्सन्स के देखभाल के लिए उसे साइकोलॉजिस्ट मतलब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास में या फिर साइकेट्रिस्ट के पास में वो डायरेक्ट करेगा। और जो भी साइकेट्रिस्ट है या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है उसे यह सूचित किया जाएगा, इन्फॉर्म किया जाएगा कि जो भी एक्यूज्ड पर्सन है वो अनसाउंड माइंड का है या फिर रिटार्डेशन का है या नहीं, इसके संबंध में मजिस्ट्रेट को सूचित किया जाता है। इसके प्रोवाइजो में कहा गया है कि अगर एक्यूज्ड एग्रीव्ड हो जाता है किसी भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के या फिर साइकेट्रिस्ट के उस रिपोर्ट के द्वारा जो मजिस्ट्रेट को दी गई है, तो ऐसे में वो अपील कर सकता है मेडिकल बोर्ड में। एक्यूज्ड कहाँ पर अपील कर सकता है? पहला तो हेड ऑफ द साइकेट्रिस्ट यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बी क्लॉज में जो भी फैकल्टी मेंबर्स इन द साइकेट्रिस्ट इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज में। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत कहा जा रहा है कि अगर ऐसे एग्जामिनेशन और ऐसे इंक्वायरी अगर लॉन्ग टाइम से अगर पेंडिंग चल रही है, तब ऐसे में मजिस्ट्रेट ऐसे व्यक्ति के संबंध में सेक्शन 320 के प्रोविजंस के अंतर्गत प्रोसीडिंग कर सकता है। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट का ये कंक्लूजन निकलता है कि जो भी एक्यूज्ड है जिसके अगेंस्ट में ये केस चल रहा है वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में कुछ समय के लिए जो भी प्रोसीडिंग्स होगी उसे पोस्टपोन कर दी जाएगी जब तक कि साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट की ये राय ना हो जाए कि जो एक्यूज्ड है उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, और तब तक के लिए ये ऑर्डर देगी कि जो भी एक्यूज्ड है उसके साथ में सेक्शन 330 के अंतर्गत जो भी प्रोविजन है उसके संबंध में प्रोसीडिंग की जाए। इसके सबसेक्शन 4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट को यदि यह इन्फॉर्मेशन मिलता है कि सबसेक्शन 1A के अंतर्गत जो भी डायरेक्ट व्यक्ति वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट आगे के लिए यह डिटरमाइन करेगा कि जो भी अनसाउंड माइंड व्यक्ति है पर्सन है वो अपना डिफेंस करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसे में जो भी एक्यूज्ड है वो असक्षमता पाया गया है, तो ऐसे में मजिस्ट्रेट जो भी इंक्वायरी कर रही है वो उसे बंद करने का ऑर्डर देगा और एक्यूज्ड के साथ में सेक्शन 330 के प्रोविजन के अंतर्गत प्रोसीडिंग किया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 329, न्यायालय के समक्ष विचारित व्यक्ति के विकृत चित्त होने की दशा में प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि किसी मजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट के समक्ष में जो भी पर्सन है जिसका ट्रायल चल रहा है, अगर उस समय मजिस्ट्रेट या कोर्ट को वह व्यक्ति जो पर्सन है अगर वो अनसाउंड माइंड का रिजल्ट पाया जाता है जो कि अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए सक्षम नहीं है, तो ऐसे में जो भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट होगी उस अनसाउंड माइंड की उस असक्षमता को देखने के कारण यह ट्रायल करेगा कि यदि उस मजिस्ट्रेट या उस कोर्ट के पास में कोई भी मेडिकल इंफॉर्मेशन है या फिर कोई भी ऐसा एविडेंस है जो कि उस कोर्ट में पेश किया गया है, तो वह उस पर विचार करने के पश्चात जो भी फैक्ट उसके सामने निकलता है उससे अगर वह सेटिस्फाइड होती है तो वह यह कंक्लूजन निकालेगी और उसे रिकॉर्ड करेगी कि वह व्यक्ति जो है वो अनसाउंड पाया गया है, जिसके कारण जो भी केस है उसकी प्रोसीडिंग्स को पोस्टपोन किया जा रहा है। इसके सबसेक्शन 2 के फर्स्ट क्लॉज में कहा गया है यदि जो भी मजिस्ट्रेट या फिर सेशन कोर्ट जहां पर ये ट्रायल चल रहा है अगर वो इस डिसीजन पे निष्कर्ष पर पहुंचती है कि जो एक्यूज्ड है वो अनसाउंड माइंड का है, तो ऐसे में उस पर्सन का जो भी देखभाल होगा और जो भी ट्रीटमेंट होगा अगर वो साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा डायरेक्ट किया गया है, तो ऐसे में जो भी साइकेट्रिस्ट है या फिर साइकोलॉजिस्ट है वो कोर्ट को एक रिपोर्ट करेगा जिसमें कि उस एक्यूज्ड पर्सन का वो अनसाउंड माइंड है या नहीं है उसके संबंध में रिपोर्ट होगा।
इसके प्रोवाइजो में कहा जा रहा है अगर एक्यूज्ड जो भी साइकेट्रिस्ट या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो भी मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन सूचना दी गई है, यदि उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो जो मेडिकल बोर्ड के समक्ष में अपील कर सकता है। किसके समक्ष में? हेड ऑफ द साइकेट्रिस्ट यूनिट इन द नियरेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल, बी क्लॉज के अंतर्गत जो भी फैसिलिटी मेंबर्स इन द साइकेट्रिस्ट इन द नियरेस्ट मेडिकल कॉलेज, इसके अंतर्गत वो अपील कर सकता है। इसके बी क्लॉज के अंतर्गत कहा गया है कि मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट को जो भी सूचना दी जाती है सबसेक्शन 1A के अंतर्गत उस डायरेक्ट व्यक्ति के संबंध में जो कि अनसाउंड पाया गया है, जो कि अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकता है, मतलब वो सेल्फ डिफेंस करने के लिए असक्षम पाया गया है, तो जो मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट होगा वो इस डिसीजन पर पहुंचती है कि जो भी रिकॉर्ड करेगा और जो भी प्रोसिक्यूशन के द्वारा एविडेंस का एग्जामिनेशन करेगा और जो भी एक्यूज्ड है उसको सुनेगा कि उसका भी क्या पक्ष है। उसके बाद में जो भी एक्यूज्ड के द्वारा जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसे बिना प्रश्न पूछे उसे नहीं रखा जाएगा, उससे प्रश्न पूछे जाते हैं। यदि मजिस्ट्रेट और जो भी कोर्ट है वो इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि जो एक्यूज्ड के अगेंस्ट में कोई भी मामला नहीं बन रहा है, तो ऐसे में जो भी ट्रायल्स होगा उसे कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दिया जाएगा या फिर पोस्टपोन करने के बजाय उस एक्यूज्ड को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जिस पर सेक्शन 330 के संबंध में जो भी प्रोविजंस है उसके अंतर्गत उस पर प्रोसीडिंग की जाएगी। प्रोवाइजो में कहा गया है कि यदि मजिस्ट्रेट या कोर्ट इस डिसीजन पर पहुंचता है कि जो एक्यूज्ड है जिसके संबंध में यह केस बन रहा है तो और एक्यूज जो है वो अनसाउंड माइंड का निकला गया है, पाया गया है, तो ऐसे में जो भी केस की प्रोसीडिंग्स है वो कुछ समय के लिए पोस्टपोन कर दी जाएगी और जो भी एक्यूज्ड है उससे क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट के ट्रीटमेंट के उपचार के लिए उसे भेज दिया जाएगा। कि सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जो भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट है वो इस फाइंडिंग पर पहुंचता है कि एक्यूज्ड के अगेंस्ट में जो भी केस बन रहा है लेकिन वो अनसाउंड माइंड होने के कारण वो अपना डिफेंस करने के लिए सक्षम नहीं है, तो जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट होगा वो यह ट्रायल नहीं करेगा और यह ऑर्डर देगा कि जो भी एक्यूज्ड है उसके संबंध में सेक्शन 330 के जो भी प्रोविजंस है उसके संबंध में प्रोसीडिंग की जाए। नेक्स्ट हम देखेंगे सेक्शन 313 अन्वेषण या विचारण के लंबित रहने तक विकृत चित्त व्यक्ति का छोड़ा जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी भी कोई पर्सन सेक्शन 328 और सेक्शन 329 के अंतर्गत अनसाउंड माइंड या फिर मेंटल रिटार्डेशन के कारण अपनी सेल्फ डिफेंस करने में असमर्थ होता है, तब ऐसे में जो भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट होगा वो उस केस के संबंध में अगर जमानत ली जा सकती है, मतलब बेल पर उसे छोड़ा जा सकता है या नहीं, अगर छोड़ा जा सकता है तो ऐसे में वो ऑर्डर देगा कि उस व्यक्ति को बेल पर छोड़ दिया जाए। प्रोवाइजो में कहा गया है अगर एक्यूज्ड जो है अनसाउंड माइंड का या फिर मेंटल रिटार्डेशन से ग्रस्त है तो ऐसे में मैंडेट नहीं करता है कि वह ट्रीटमेंट कराए, लेकिन उसके जो भी मित्र होंगे, फ्रेंड्स होंगे या फिर रिलेटिव होंगे वो किसी भी नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटीज़ के अंतर्गत जो भी साइकेट्रिस्ट होंगे या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होंगे वहाँ पर वह उसका ट्रीटमेंट कराए और किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार का क्षति ना पहुँचाने के संबंध में वो उनसे वचन लेगा, प्रॉमिस लेगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर केस ऐसी स्थिति में है कि जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट है वो उसे बेल नहीं दे सकता है तो ऐसे में जो भी अंडरटेकिंग होगा वो नहीं दिया जाएगा और जो भी एक्यूज होगा उसे एक ऐसे स्थान पर जहां पर कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के संबंध में उसका ट्रीटमेंट किया जा सकता है वहां रखने का आदेश देगा, ऑर्डर देगा और उसके संबंध में जो भी प्रोसीडिंग होगी उसकी एक रिपोर्ट तैयार करके स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। के प्रोवाइजो में कहा गया है किसी भी ल्यूनेटिक असाइलम में एक्यूज्ड को डिटेंशन किए जाने के लिए कोई भी ऑर्डर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा वहां के मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 के अंतर्गत बनाए गए रूल्स के अनुसार ही किया जाएगा, अन्यथा नहीं। सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जब कभी भी कोई पर्सन सेक्शन 328 और सेक्शन 329 के अंतर्गत अनसाउंड माइंड या फिर मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत अपना सेल्फ डिफेंस करने में असमर्थ रहता है, तब ऐसे में मजिस्ट्रेट या कोर्ट जो होगी वो उस पर्सन का नेचर्स ऑफ एक्ट और कमिटेड और द एक्सटेंट ऑफ अनसाउंड माइंड्स को देखकर ध्यान में रखते हुए वो आगे यह डिटरमाइन करेगी कि क्या उस व्यक्ति को रिलीज, उस एक्यूज को रिलीज करने का ऑर्डर दिया जा सकता है या नहीं। इसके प्रोवाइजो में कहा गया जो फर्स्ट क्लॉज में जो भी मेडिकल ओपिनियन या फिर एनी स्पेशलाइज्ड ओपिनियन के बेस पर अगर मजिस्ट्रेट या कोर्ट को सेक्शन 328 और सेक्शन 329 के अंतर्गत प्रोविजन के अंतर्गत अगर एक्यूज को डिस्चार्ज करने का ऑर्डर के लिए डिसाइड करती है और डिस्चार्ज करने का ऑर्डर कर सकेगी तो ऐसे में वो उससे सिक्योरिटी लेगी, किस संबंध में सिक्योरिटी लेगी कि वह अपने आप को या फिर किसी भी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएगा।
इसके बी क्लॉज के अंतर्गत कहा जा रहा है अगर मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट है, अगर उसे लग रहा है कि जो एक्यूज्ड है उसे डिस्चार्ज करने का ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, तो एक्यूज्ड को क्योंकि वो अनसाउंड माइंड का और मेंटल रिटार्डेशन के अंतर्गत है, तो उसे ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड करने का वो ऑर्डर देगा जहां पर उस एक्यूज्ड की देखभाल की जा सकेगी, जहां पर उससे अप्रोप्रिएट एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जा सकेगा। नेक्स्ट है सेक्शन 331 जांच या विचारण को पुनः चालू करना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी भी इंक्वायरी या ट्रायल को सेक्शन 328 या सेक्शन 329 के अंतर्गत पोस्टपोन किया जाता है, तब मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट होगा वो इंक्वायरी या ट्रायल को उस व्यक्ति के संबंध में जो कि अनसाउंड नहीं पाया गया है, तब वो फिर से रीस्टार्ट या चालू कर सकता है, और जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट होगा उस एक्यूज्ड को कोर्ट में हाजिर होने के लिए या लाए जाने के लिए अपेक्षा कर सकता है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 2 एक्यूज्ड को सेक्शन 313 के अंतर्गत जो रिलीज किया गया था, जब उसकी हाजिरी कोर्ट में होती है तब वो उस सिक्योरिटी को उस ऑफिसर्स के समक्ष में पेश करेगा, और जो कि मजिस्ट्रेट या कोर्ट ने उसे नियुक्त किया था, तब ऐसे में वो ऑफिसर यह प्रमाण पत्र उस एक्यूज्ड के डिफेंस में देगा कि वो एक्यूज्ड अब यह समर्थ है, मतलब वो अनसाउंड व्यक्ति अब ये सक्षम है कि वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, और वो जो भी एविडेंस है वो लाने के लिए पेश करने के अब वो योग्य है। नेक्स्ट है सेक्शन 332 मजिस्ट्रेट या न्यायालय के समक्ष अभियुक्त के हाजिर होने की प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब एक्यूज्ड मजिस्ट्रेट या कोर्ट के समक्ष हाजिर होता है या रिकॉल करके बुलाया जाता है, तब यदि मजिस्ट्रेट या कोर्ट को यह लगता है कि वह अपना सेल्फ डिफेंस करने के लिए समक्ष है, तब ऐसे में इंक्वायरी या ट्रायल आगे किया जाएगा। इसके सबसेक्शन 2 के अंतर्गत यदि मजिस्ट्रेट या कोर्ट को यह लग रहा है कि एक्यूज्ड अपना सेल्फ डिफेंस करने में असमर्थ है, तो ऐसे में जो मजिस्ट्रेट या कोर्ट होगा सेक्शन 328 और सेक्शन 329 के प्रोविजंस के अंतर्गत वो अपना प्रोसीडिंग्स करेगा, और एक्यूज्ड को अनसाउंड माइंड के रिजल्ट के अनुसार, क्योंकि वो अपना सेल्फ डिफेंस नहीं कर पा रहा है, असमर्थ है, तो ऐसे में उस एक्यूज्ड के संबंध में सेक्शन 330 के अंतर्गत प्रोविजंस के अंतर्गत वो प्रोसीडिंग करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 333 जब यह प्रतीत हो कि अभियुक्त स्वस्थ चित्त का रहा है। इसके अंतर्गत जब एक्यूज्ड इंक्वायरी या ट्रायल के समय अगर साउंड माइंड का होता है और मजिस्ट्रेट अपने समक्ष जो भी एविडेंस होता है उससे वो सेटिस्फाइड होता है, और वो बिलीव करता है कि जो एक्यूज्ड है अगर उसने जो भी काम किया है अगर वो साउंड माइंड का है तो वो एक ऑफेंसेस होता, तो उस समय उसने जो भी काम किया था वो जो था उस समय अनसाउंड माइंड होने के कारण उस वर्क के संबंध में जो भी नेचर्स ऑफ वर्क था उसे वो करने में इनकैपेबल था, तो ऐसे में वो रॉन्ग था और कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉ के संबंध में था। तो जो मजिस्ट्रेट होगा वो केस को आगे की कार्यवाही मतलब प्रोसीडिंग्स करेगा और एक्यूज्ड को ट्रायल के लिए सेशन कोर्ट को भेजेगा, और सेशन कोर्ट को ये पूरा जो ट्रायल है वो उसे हैंडओवर करेगा। नेक्स्ट सेक्शन 334 चित्त विकृत के आधार पर दोष मुक्ति का निर्णय। इसमें जब कभी भी किसी पर्सन को इस बेस्ड पर एक्वाइटेड किया जाता है कि जिस समय उस पर ऑफेंसेस करने का चार्ज लगाया गया था वह अनसाउंड माइंड के कारण उस ऑफेंसेस का नेचर्स ऑफ एक्ट को जानने में असमर्थ था कि यह रॉन्ग था या फिर कंटेम्प्रेरी ऑफ लॉ था, तो जो भी फाइंडिंग बताया जाएगा कि यह कमिटेड द एक्ट और नॉट। नेक्स्ट सेक्शन 335 ऐसे आधार पर दोषमुक्त किए गए व्यक्ति का सुरक्षित अभिरक्षा में निरुद्ध किया जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत अगर फाइंडिंग में यह सेट्स है कि एक्यूज पर्सन ने ही एक्ट कमिटेड किया है, तब वह मजिस्ट्रेट और कोर्ट जहां पर ट्रायल चल रहा है अगर वो पर्सन इनकैपेबल नहीं होता तो वह एक ऑफेंसेस के अंतर्गत आता। तो इसके फर्स्ट क्लॉज में कहा है उस पर्सन को ऐसे प्लेस पे और ऐसे मैनर से जैसा कि मजिस्ट्रेट और कोर्ट ठीक समझेगा सेफ कस्टडी में डिटेन करने का ऑर्डर देगा। इसके बी क्लॉज में उस पर्सन को उसके किसी भी रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को डिलीवर्ड का ऑर्डर भी देगा। सेक्शन 2 के अंतर्गत ल्यूनेटिक असेंबली में एक्यूज को डिटेन करने का सबसेक्शन 1 के जो पार्ट ए के अंतर्गत कोई ऑर्डर अगर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा इंडियन ल्यूनेटरी एक्ट 1912 के अंतर्गत बनाए गए नियम के अंतर्गत ही दिया जाएगा, अन्यथा नहीं दिया जाएगा। इसके सबसेक्शन 3 के अंतर्गत जब तक कि कोई रिलेटिव्स और फ्रेंड के द्वारा एप्लीकेशन विथ सिक्योरिटी मजिस्ट्रेट और कोर्ट को सेटिस्फाइड नहीं हो जाता तब तक के एक्यूज को उसके रिलेटिव और फ्रेंड को डिलीवर नहीं किया जाएगा, जैसे कि सबसेक्शन 1 के पार्ट बी में ऑर्डर दिया गया है। फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत जो भी डिलीवर किए गए व्यक्ति का बहुत अच्छे तरीके से देखरेख किया जाएगा, जिससे कि वो अपने आप को या फिर किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार का हानि या क्षति ना पहुंचाए। क्लॉज के अंतर्गत डिलीवर्ड जो पर्सन है वो ऐसे ऑफिसर्स के फ्रंट में ऐसे समय और ऐसे स्थान पर जो कि स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा इंस्पेक्शन के लिए उसे पेश किया जाएगा। सबसेक्शन 4 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट और कोर्ट सबसेक्शन 1 के अंतर्गत की गई प्रोसीडिंग्स की रिपोर्ट स्टेट गवर्नमेंट को देगा।
नेक्स्ट सबसेक्शन 36 महासदक अधिकारी को कृत्यों का निर्वहन करने के लिए सशक्त करने की राज्य सरकार की शक्ति। इस सेक्शन के अंतर्गत स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर इंचार्ज इन जेल का, जिसके अंडर में वो व्यक्ति है जो सेक्शन 330 और सेक्शन 335 के प्रोविजंस के अंतर्गत प्रिजन में है। तब सेक्शन 337 और सेक्शन 338 के अंतर्गत जो इंस्पेक्टर जनरल्स ऑफ प्रिजन्स का है, उनके सभी कृत्य मतलब फंक्शंस या उनमें से किसी एक फंक्शंस के अंतर्गत वो सशक्त कर सकती है डिस्चार्ज करने के लिए। नेक्स्ट सेक्शन 337, जहां यह रिपोर्ट की जाती है कि पागलबंदी अपनी प्रतिरक्षा करने में समर्थ है, वहां प्रक्रिया। इस सेक्शन के अंतर्गत यदि पर्सन सेक्शन 330 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी प्रोविजन है उसके अंतर्गत डिटेन किया गया है, मतलब कहाँ डिटेन किया गया होगा, या फिर जनरल ऑफ प्रिजन्स का या फिर लूनेटिक असाइलम में, तो पर्सन को डिटेन किया जाता है। तब असाइलम का जो विजिटर या फिर कोई भी 2 पर्सन्स अगर ये क्लैरिफाई कर दे कि पर्सन अपना डिफेंस करने के लिए कैपेबल है, तो मजिस्ट्रेट या कोर्ट के उस टाइम पर, जिस टाइम पे मजिस्ट्रेट या कोर्ट किसी को अपॉइंट कर लेगा, वहां पर मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट उस पर्सन के बारे में सेक्शन 332 के प्रोविजंस के अंतर्गत प्रोसीडिंग करेगा और इंस्पेक्टर जनरल्स और विजिटर्स का जो भी सर्टिफाइड एविडेंस होगा के तौर पर उसे रिसीव कर लिया जाएगा। नेक्स्ट सेक्शन 338, जहां निरुद्ध पागल छोड़े जाने के योग्य घोषित कर दिया जाता है, वहां प्रक्रिया। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत यदि व्यक्ति पर सेक्शन 330 के सबसेक्शन 2 या फिर सेक्शन 335 के प्रोविजंस के अंतर्गत डिटेन में रखा गया है और इंस्पेक्टर जनरल और विजिटर अगर ये सर्टिफाई कर देते हैं कि वो व्यक्ति जो है वो अपनी रक्षा और बिना किसी को खतरा पहुंचाए उसे रिलीज किया जा सकता है, तब जो स्टेट गवर्नमेंट होगी उसे छोड़े जाने के लिए या उसे डिटेंशन में रखने के लिए, अगर उस व्यक्ति को अगर पहले ही लूनेटिक असाइलम नहीं भेजा गया था, यदि वो उसे लूनेटिक असाइलम भेजने का अगर ऑर्डर देती है, तब ऐसे में उस लूनेटिक असाइलम्स के जो भी जुडिशियल या फिर 2 जो मेडिकल ऑफिसर्स होंगे उसको वो नियुक्त कर सकती है, आयोग नियुक्त कर सकती है। सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो कमीशन होता है, अगर वो आवश्यक समझती है तो उस पर्सन्स का जो भी माइंड का इनफॉर्मल इंक्वायरी करवाती है और उसकी एक रिपोर्ट तैयार करती है और रिपोर्ट जो होती है वो स्टेट गवर्नमेंट को भेज देगा। उस रिपोर्ट के आधार पर स्टेट गवर्नमेंट यह ऑर्डर दे सकता है कि उसे रिलीज करना है या फिर उसे डिटेंशन में रखना है। नेक्स्ट सेक्शन 339, जो कि इस वीडियो का लास्ट सेक्शन है, नातेदार या मित्र की देखरेख के लिए पागल का सौंपा जाना। इसके सबसेक्शन 1 के अंतर्गत जब कभी इस सेक्शन के 330 या सेक्शन 335 के प्रोविजंस के अंतर्गत डिटेन किसी पर्सन्स का कोई भी रिलेटिव या फिर फ्रेंड्स ये चाहता है कि उस पर्सन्स का जो भी केयर या फिर कस्टडी है वो उसे सौंप दिया जाए, तब जो स्टेट गवर्नमेंट होती है उस रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड्स से एप्लीकेशंस लेती है और जो भी स्टेट गवर्नमेंट को डिलीवर किया जाता है उस एप्लीकेशन में उस व्यक्ति के संबंध में जो भी सिक्योरिटी दिया जाता है उससे अगर स्टेट गवर्नमेंट यदि सेटिस्फाइड होती है तो के फर्स्ट क्लॉज के अंतर्गत जिस व्यक्ति को डिलीवर्ड किया जा रहा है केयर के लिए उसके रिलेटिव्स और फ्रेंड्स को, क्या वो अपनी स्वयं की देखभाल ठीक से कर सकता है या फिर वो किसी और को क्षति तो नहीं पहुंचाएगा। बी क्लॉज के अंतर्गत जो भी डिलीवर्ड व्यक्ति है जिसे उसके नाते रिश्तेदार या फ्रेंड्स को डिलीवर किया जा रहा है उसे समय समय पर जो भी अधिकारी होंगे वो जिस समय पर और जिस स्थान पर जो भी स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगी उसे निरीक्षण के लिए पेश किया जाएगा। थर्ड क्लॉज के अंतर्गत उस कंडीशन में जिस कंडीशन में वो जो पर्सन है जिसे सौंपा जाना है वो सेक्शन 330 के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत अगर डिटेन में है तो जब भी मजिस्ट्रेट या कोर्ट रिक्वेस्ट करेगी उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा, जाकर ऐसे व्यक्ति को उसके रिलेटिव्स या फिर फ्रेंड को सौंपे जाने का आदेश दे सकेगी। के सबसेक्शन 2 के अंतर्गत जो भी डिलीवर्ड व्यक्ति है वो अगर किसी ऑफेंसेस के लिए एक्यूज्ड है जिसका कि ट्रायल उसके अनसाउंड माइंड होने के कारण क्योंकि वो अपना डिफेंस करने के लिए कैपेबल नहीं था पोस्टपोन किया गया था, तब जो भी प्रोविजन थे प्रोविजन 1 के पार्ट बी के अंतर्गत जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स अगर ये रेफर करता है मजिस्ट्रेट और कोर्ट के समक्ष में यह सर्टिफाई करता है कि वो जो पर्सन है वो अपना डिफेंस करने के लिए कैपेबल है, तो मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट होगी उस समय उसके जो भी रिलेटिव्स और जो फ्रेंड होंगे जिसे उस एक्यूज्ड को डिलीवर्ड किया गया था उससे ये अपेक्षा करेगा कि जो भी मजिस्ट्रेट या फिर कोर्ट है कि उनके समक्ष में उस एक्यूज्ड को पेश किया जाए, और जब पेश करेंगे तो मजिस्ट्रेट और जो कोर्ट होंगी वो सेक्शन 332 के प्रोविजंस के अनुसार अपना प्रोसीडिंग्स करेगा, और जो भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर्स के पास में सर्टिफाइड कॉपी है कि नहीं वो अपना डिफेंस करने के लिए सक्षम है उसे एविडेंस के तौर पर लिया जाएगा कोर्ट में।
इसके साथ ही हमारा आज का चैप्टर ये समाप्त होता। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आया होगा। अगर नहीं आया होगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।